हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए साइंस पढ़ा रहे थे। साइंस में हम पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हो गए थे 2022 में, उनका सोल्यूशन लेकर आए थे। सेट नंबर 1 चल रहा था 824 बी के, ये सेट का नंबर है। और इसके खंड का को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। खंड का यानी रसायन विज्ञान को हम यहाँ पे देखने वाले थे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस पहले क्वेश्चन के साथ में रसायन विज्ञान में खंड खा हो जाता भी है। और ये 5वें में 3 प्रश्न आपको आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न लिखने के लिए। और बहुविकल्पी प्रश्नों को आप चाहे जैसे लिखें, भाई प्रश्न उतार के लिखें या फिर विकल्प सीधा लिख लें, आपकी मर्ज़ी होती है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कह देते हैं कि लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ज़रूरी है भैया, ताकि आप हमें थोड़ा सा और बड़ा बना सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल जो होता है उसका जो सूत्र होता है इनमें से कौन सा होता है? तो एथ मेथ प्रोप, 3 मेथ एथ प्रोप, जो 3 कार्बन वाले होंगे वो अपने प्रोप होंगे। तो ये पहला वाला विकल्प तो हो नहीं सकता। OH सब में जुड़ा है तो अल्कोहल के लिए OH के लिए वो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, ये आप निर्धारित कर पाते हैं तो काम बन जाता है। तो आपका जो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है वो आपकी यहाँ पे 7 रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा प्रयास किया है सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करके दिखाने का। और वैसे मुझे प्रोपेनॉल का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा देना चाहिए। देखिए 3 कार्बन परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। 4 संयोजकताएँ होती हैं कार्बन की, तो इस प्रकार से 4 संयोजकताएँ पूरी करनी होती है। और यहाँ पे OH जुड़ गया तो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 3 6 1 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे OH जुड़ा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका जो ये C3H7OH जो है वो प्रोपेनॉल है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको मिल चुका है। अब दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अधातु है, इनमें से कौन सी अधातु है? देखिए जो पोटेशियम, एल्युमिनियम और सोडियम दिया गया सबके सब धातुएं होती हैं। और जो ये फ्लोरीन F दिया गया है ये अधातु होती है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका अधातु है। ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन से धातु है जो कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन गैस बनाता है ठंडे जल के साथ क्रिया करके? तो इसमें सही जवाब होगा अपना सोडियम। ठीक है, सोडियम। लोहा पे ठंडा पानी डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है, ना ही कॉपर पे होता है, ना ही कार्बन पे ऐसा होता है। ये सोडियम के साथ ही होता है। सोडियम पानी में डालने पर धड़ाम से दगता है। और ठीक है, तो सोडियम ही ठंडे पानी के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ऐसा आप समझ कर रखेंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 6वां का वाला प्रश्न है, 2 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख करके रखी है, वही मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख करके रखा है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम जो खेत में डालने वाली खाद होती है, ऊसर सुधार कहा जाता है इसे। ठीक है, ऊसर खेत जहाँ पे बंजर होता है उसमें ही जिप्सम डाली जाती है ताकि खेत में सुधार आ सके। और इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्राप्त होता है। तो जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। इस 2H2O को जब इसको गर्म कर दिया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे 2H2O जो है वो उसमें से आधा H2O रह जाता है और 1.5 H2O निकल जाता है। ये 3/2 यानी 1.5 H2O है जो पानी है वो निकल जाता है। तो CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O, ये इतना पानी निकल जाता है। तो इसकी वजह से ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की बात की जाए तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उस पर प्रयोग हो जाता है। मूर्तियाँ, खिलौने बनाने में किया जाता है। और सजावटी सामान, आपने POP नाम सुना होगा। POP जो आपके घरों में डिज़ाइनें बनी होती हैं, जो छतों पे चिपकाया गया होता है, डिज़ाइनें बड़ी फूल वूल सब कुछ रहता है, वो POP जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP यही होता है। ठीक है, तो ऐसे आप करके याद रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद रहेगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है 6वें का वाला, इसमें कहा गया रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर चलते रहते हैं, घटित होते रहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2Hg, इसमें प्लस है, +SN++ है, चेंज इनटू Hg2++
SN4+ है, 4 बार प्लस है, तो यहाँ पे Hg का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है, और जो Sn है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप ऐसा दिखा देंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हो गई भैया? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मिल जाता है हमको मेंडलीव के आवर्त नियम और इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए आवर्त नियम क्या है, जो उनका जो मूल गुण होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यही इसका आवर्त नियम होता है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव की ये पुरानी वाली मूल आवर्त सारणी का मूल गुण है, आवर्त नियम है। और अगर आप नई आधुनिक आवर्त सारणी के अगर बात करेंगे तो तत्वों और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके यहाँ पे परमाणु भार की जगह पे क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का हो गया। तो आपके आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का जब पूछा जाएगा तो आपको इसमें अंतर याद रखना है। विशेषताएं अगर बात करें तो भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो विशेषताएं हैं उसमें ये क्या है कि तत्वों के रासायनिक, इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार, ठीक है, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ये इसका मूल गुण होता है। और उसके बात करेंगे तो इस सारणी के में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ऊपर से नीचे की ओर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके मेंडलीव से संबंधित हो गई है। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वें प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। 7वें का वाला प्रश्न हमारे पास है, कार्बन का सर्वोत्मुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है वो क्या होती है, उसको स्पष्ट करना है। तो भैया जो कार्बन होता है ना वो ढेर सारे यौगिक बना सकता है, यही जो इनका जो गुण होता है यही सर्वोत्मुखी गुण होता है। तो वर्तमान में ज्ञात कार्बन के यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। कार्बनिक यौगिकों की बड़ी संख्या में निर्माण के मुख्य कारण क्या है, यही आपका सर्वोन्मुखी प्रकृति है, इसी को आपको समझाना होता है। तो सबसे पहले तो श्रृंखलन होता है। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है, तो ये श्रृंखलन का गुण हो गया। कार्बन का चतुस्संयोजकता, कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये भी इसके सर्वोत्मुखी प्रकृति का प्रमुख गुण होता है। और बहुल बंध बनाने की प्रकृति, कार्बन परमाणुओं के छोटे आकार होने के कारण ये बहुल बंध बनाता है, द्विबंध त्रिबंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। तो ये 3 जो गुण दिखाई दे रहे हैं यही इसके सर्वोत्मुखी प्रकृति है, ठीक है। और अगले वाले क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। 7वें का खा वाला प्रश्न है, इसमें कहा गया है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। निस्तापन और भर्जन में एक छोटा सा अंतर होता है। निस्तापन में जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थित नहीं होता है, और भर्जन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ये खास अंतर होता है। पर इसकी परिभाषाएं लिख देंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने निस्तापन और भर्जन को लिख करके रखा है। तो वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु जहाँ पे उपस्थित ना हो, निस्तापन की बात हो रही है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में सांतरित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं या निस्तापन कहलाता है। इसमें ZnCO3 है, इसका निस्तापन किया जा रहा है, ZnO प्लस CO2 बन जा रहा है। भर्जन की बात करें तो सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वहाँ पे उपस्थित नहीं था, यहाँ पे उपस्थित है, ठीक। उपस्थित में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, जिसमें देख रहे हैं 2ZnS प्लस 3O2 है, और चेंज इनटू भर्जन के बाद 2NaO प्लस 2SO2 बन गया है। तो ये भर्जन और निस्तापन दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। ये 8वां आखिरी प्रश्न होता है। इसमें से 8वें में आपको इन 3 प्रश्नों को करना होता है, या फिर इस एकमात्र प्रश्न को कर दीजिए, आपका काम हो जाता है। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमने उसकी टिप्पणी भी लिख करके रखी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन को ग्रहण तथा हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और जो अगर कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो इसके लिए क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीय K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा का प्रयोग होता है। ये कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का मुख्य गुण है।
जिसमें कार्बनिक यौगिक इथेनॉल देख रहे हैं CH3 CH2 OH को अगर हम यहाँ पे ऑक्सीकृत कर रहे हैं तो क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा, या फिर आप अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा रख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी रखेंगे काम चल जाएगा। CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जा रहा है, ये आपको उदाहरण भी उसके साथ लिख देना है, तो ये काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 8वें का जो खा वाला हिस्सा हो जाता है, इसमें समजातीय श्रेणी के बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो समजातीय श्रेणी को यहाँ पे हमने लिख करके रखा है, देखेंगे। जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र या क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 C2H6 C3H8, ये श्रृंखला जो होती है ये समजातीय श्रेणी है। और अब जो आ जाता है बात, वो आता है 8वें का गा वाला प्रश्न, जिसमें कहा गया है साबुन की या अपमार्जक के निर्मलकरण क्रिया के बारे पर टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पे साबुन का स्वच्छीकरण या निर्मलीकरण एक ही बात होती है। साबुन के लंबी अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। जो साबुन होते हैं यही होते हैं। जल में घोलने पर ये ऑक्सीलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। इस आयन के दो भाग होते हैं, एक होता है जल रागी COO- और समूह या तथा जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो उसका चित्र यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखेंगे। ये आयनिक भाग है जल रागी, ठीक है, माइनस में मतलब जुड़ा हुआ Na+ है, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो जल विरागी होता है। ये एक लंबी श्रृंखला है और यहाँ पे एक जल रागी भाग है। अब इसकी क्रिया को समझते हैं। साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO- ऋणायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल का चित्र आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये मिसेल तेल की बूंद यहाँ बीच में फंस जाती है, और ये Na के पूरा एक संरचना है। ये पूरा सोडियम प्लस जो संरचना बन रही है, ये मिसेल है पूरा, ठीक है। तो मिसेल कहते हैं। इस कारण पानी में इमल्सन का निर्माण होता है। यह साबुन का एक जब साबुन का यह एक इमल्सन धूल मैल आदि के संपर्क में आता है तो इनके कण मिसेल के केंद्र में समा जाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में सहायता करता है, जिससे इनकी कपड़ों के पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। पानी में से धोए जाने पर यह मिसेल गंदगी, मैल या तेल आदि को साथ लेकर पानी के साथ बहकर निकल जाती है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो भैया ये चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा एक हिस्सा बचा हुआ है, इसमें क्या लिखा है। इसके अतिरिक्त साबुन से प्राप्त धात्विक आयन जल में घुलकर इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण साबुन का कोलाइडी विलयन इमल्सन कपड़ों पर सरलता से फैल जाता है तथा मैल को अवशोषित करके बाहर निकाल देता है। तो ये पूरी जो स्पीच है, पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा आपको लिखना पड़ता है इसमें। तो इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है 8वें का अथवा वाला हिस्सा भी है। आप इन दोनों को करेंगे या फिर इस अकेले को करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एथेनॉल के 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। 4 ठो समीकरण लिखना है, 3 ठो उपयोग लिखना है। अब एथेनॉल को हम यहाँ पे देख पाते हैं, हमने एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल लिख लिया है। तो आप शेडिंग डाल देंगे एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अणुसूत्र C2H5OH लिख लेंगे और अणुभार 46 है। या आप इसकी संरचना सूत्र आप ये वाला बनाएंगे या फिर ये वाला बनाएंगे, कोई भी एक बना देंगे, काम चल जाएगा एथेनॉल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे निर्माण, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, रासायनिक गुण पे चलना है। तो इसके रासायनिक गुण ये कुछ इस प्रकार से, इसमें 3 ही दिए गए हैं, तो बस उतना ही लिख लेंगे, काफ़ी है। तो क्षार धातुओं के साथ क्रिया, तो भाई एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम आदि के साथ कराने पर इसमें OH या फिर का
H परमाणु इन धातुओं द्वारा विघटित होकर के हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 धातुओं के साथ क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो 2C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, 2Na ले लिया, सोडियम ले लिया, इसके साथ मिलने पर 2C2H5ONa और प्लस H2 प्लस H2 तीर ऊपर के बना देंगे, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है, इस चीज़ का बना देंगे। मतलब एक समीकरण तो ये हो गया, पूरी चीज़ें नहीं लिखनी, बस समीकरण लिख देंगे, काम हो जाएगा। 4 धातुओं के साथ क्रिया कहना चाहें तो कह दें, लिख देंगे 4 धातुओं के साथ क्रिया, फिर ये इक्वेशन लिख दें, काफ़ी हो जाएगा, काम हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे C2H5OH, अब यहाँ पे H2SO4 है ये, ठीक है, H2SO4 है, और ये क्या बना जाता है, पानी बना देता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है, सल्फेट बना दे रहे हैं और पानी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो C2H5OH है, इसको H2SO4 ही लिखें आप, और चेंज इनटू 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर C2H5HSO4 हो जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब अगले वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, हालांकि इसमें 2 ही चीज़ दी गई है और 3 रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं। तो C2H5HSO4, अब उससे जो क्रिया हुई थी उसमें आगे चल रहा है भाई, ये भी HOC2H5, इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर डाईएथिल ईथर बन जाता है। तो C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 बन जाता है। तो ये 2 अभिक्रियाएँ दी गई हैं, जिसमें से 3 रासायनिक समीकरण आपको दिखाई देते हैं। टोटल 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की बात की जा रही थी, तो बस ये 2 ही मिली हैं, तो इतना ही से काम चला लेंगे। और उसके बाद इसके प्रयोग की बात करें तो, उपयोग की बात करें तो मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट सल्फर आयोडीन गोंद के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और मोटर व हवाई जहाज़ के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहलिक पेय तथा मदिरा के निर्माण, शराब के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म ईथर एथिलीन एसिटाल्डिहाइड एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में किया जाता है। और यहाँ पे पारदर्शक साबुन इत्र आदि अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो ये ढेर सारे आपके उपयोग हो गए, इसमें से जो भी पसंद आए वो याद रखें और उसको इस समय लिख दें। तो इसके साथ ये पूरा पेपर यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री वाला हिस्सा तो ख़त्म होता है। बायोलॉजी वाला हिस्सा या फिर आगे के जो भी हिस्से हैं वो आगे की वीडियो में देखे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आगे आपको क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।